आज हम पढ़ने वाले हैं डी ऑर्बिटल्स। वी आर गोइंग टू स्टडी लेक्चर 2 स्टोरी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की स्टोरी पढ़ रहे हैं हम, इनकी कहानी पढ़ेंगे आज। कमाल है, मतलब जबरदस्त है ये। जितना एसपी में दोनों में मिलके मसाला नहीं है, जितना एसपी दोनों मिलके कुछ नहीं समझाएगा डी ऑर्बिटल। आइए पहले बेसिक्स की बात करते हैं। कितने होते हैं डी ऑर्बिटल, उससे पहले बात करेंगे इनके शेप की। कैसे होते हैं डी ऑर्बिटल, कैसे है ये, आइए चर्चा करते हैं। डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो होती है डबल डम्बल्ड। ओहो, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था आपको, इसको कहते हैं हम डंबल। क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड डंबल। बोलो बेटा जी, इसमें इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड लोब, राइट। मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, इसको डंबल कहते हैं। डंबल जानते हैं, डंबल शेप का। और डंबल का एक जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम लोब, राइट। तो डबल डंबल, डबल डंबल से क्लियर पता लग रहा है कि 4 लोब्स होती है डी ऑर्बिटल में, 4 लोब्स। अगर 4 लोब्स होगी तो डी ऑर्बिटल कैसा दिखेगा? जनरली डी ऑर्बिटल ऐसे दिखने चाहिए 4 लोब्स को। अगर हम 4 लोब्स को रखें तो कुछ ऐसे दिखेंगे डी ऑर्बिटल, मतलब शक्ल उनकी कुछ ऐसी होगी डी ऑर्बिटल की। लेकिन वाकई में क्या सारे डी ऑर्बिटल ऐसी शक्ल के होते हैं? क्या डी ऑर्बिटल को इस शक्ल के बेस पे समझा जा सकता है? आंसर है नहीं। डी ऑर्बिटल में इस शक्ल के अलावा भी बहुत कुछ मसाला है, बहुत कुछ है अंदर। आओ जरा उसको बाहर निकालें। चलते हैं डी ऑर्बिटल की तरफ, क्योंकि हमने समझ में आया कि अगर हम डी ऑर्बिटल्स को पढ़ें तो डी ऑर्बिटल्स की शेप है वो डबल डंबल नजर आती है, डबल डंबल नजर आती है। इसीलिए अगर हम 2 डंबल्स को, मतलब 4 लोब्स होंगी उनके अंदर, इसीलिए अगर हम उन डबल डंबल का स्पेस में ओरिएंटेशन करें, मतलब ये स्पेस है और स्पेस में अगर हम डंबल को रखना चाहें तो किस तरह की शेप बनेगी, किस तरह का अरेंजमेंट बनेगा, किस तरह के स्पेशियल अरेंजमेंट बनेंगे। स्पेस में अगर डंबल को रखें तो कैसा दिखाई देगा, आइए जरा देखते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। आपको पता है 3 एक्सिस होती है जनरली हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स, वाई और जेड। बोलो बेटा जी, नॉर्मली हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होती है, एक्स, वाई और जेड। अगर हमें 2 डंबल्स को रखना है तो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हमारे सामने संभव है, 2 तरह के अरेंजमेंट्स या ओरिएंटेशन हमारे सामने संभव है। पहला ओरिएंटेशन, जो दोनों डंबल हैं वो दोनों डंबल हम एक्सिस के अलोंग ओरिएंट कर दें, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आपने एक्स और वाई के अलोंग ओरिएंट किया है, ये ध्यान रहे, अगर आपने एक्स और वाई के अलोंग ओरिएंट किया है तो आपको ओरिएंट वाई और जेड के अलोंग भी करना पड़ेगा। बिकॉज स्पेस में कौन सी एक्स है, कौन सी वाई है और कौन सी जेड है तो हम बता ही नहीं सकते। और अगर आपने वाई जेड के अलोंग किया है तो आपको जेड एक्स के अलोंग भी करना पड़ेगा। मींस अगर हम एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन लें, किसके अलोंग ले रहे हैं बेटा जी? एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन अगर हम लेना चाहें तो हमारे पास 3 ओरिएंटेशन बनेंगे, एक्स वाई के अलोंग, वाई जेड के अलोंग और जेड एक्स के अलोंग। इसका वेव फंक्शन जब निकालें तो इसका वेव फंक्शन क्वांटम में पढ़ोगे, डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है। मतलब इस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होता है डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होता है डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर नॉर्मली, इसका होता है नॉर्मली डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लोब्स के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 अरेंजमेंट्स हैं। इन अरेंजमेंट्स को कहा जाता है एक्सियल अरेंजमेंट। इन्हें बोलते हैं हम एक्सियल ओरिएंटेशन या एक्सियल अरेंजमेंट। एक्सियल ओरिएंटेशन भी कह सकते हो, एक्सियल अरेंजमेंट कुछ भी कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक्सियल है। इन 3 एक्सियल के साथ साथ 3 नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन भी हमारे सामने पॉसिबल है। 3 नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन भी हो सकते हैं। ऐसे केस में क्या होगा, एक्स और वाई के बीच में रहेंगे ये लोब्स, हम बीच में भी रख सकते हैं। देखो 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 देखो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ऐसे केस में है वाई और जेड के बीच में भी रह सकता है, इन्हें बोलते हैं नॉन एक्सियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी केमिस्ट्री में आग लगा देंगे ये एक्सियल नॉन एक्सियल, कमाल की चीज है ये। तो एक्सिस के बीच में भी रह सकते हैं। बोलो बेटा जी, अगर वाई जेड के बीच में रहेगा इस तरीके से तो ये एक दूसरा बनेगा, और अगर एक्स जेड के बीच में रहेगा तो ये तीसरा बनेगा। बताओ मैंने इनको एक्सियल क्यों बोला? बिकॉज इनमें लोब अलोंग द एक्सिस थी। देखो एक्सिस के अलोंग लोब है, मैंने क्या बोला बोलो, इनमें लोब्स अलोंग द एक्सिस है, इनमें लोब्स अलोंग द एक्सिस है, इनमें लोब्स अलोंग द एक्सिस है, और इनमें लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस हैं, बीच में है। इनमें लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस हैं, इनमें लोब्स
इन बिटवीन द एक्सिस है, बीच में है एक्सिस के में। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल यानी कि दो डंबल यानी कि चार लोब स्पेस में 6 तरीके से ओरिएंट की जा सकती हैं। और अगर 6 तरीके से ओरिएंट कर सकते हैं तो इसका वेव फंक्शन क्या आएगा? आप क्वांटम से इसको पढ़ोगे dxy, इसका वेव फंक्शन क्या होगा? dyz, और इसका वेव फंक्शन क्या होगा? dxz। इसीलिए अगर टोटल नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल की बात करेंगे स्पेशियल अरेंजमेंट हाइपोथेटिकल, तो 1 2 3 4 5 और 6 टोटल स्पेशियल अरेंजमेंट हमारे पास आ गए 6। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो 6 डी ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन आप तो मुझ पे टूट पड़ोगे। जैसे ही मैंने 6 बोले डी ऑर्बिटल, जैसे ही मैंने बोला कि जी 6 डी ऑर्बिटल होते हैं, आप टूट के पड़ोगे, कहोगे बकवास मत कर, हमने तो 5 ही पढ़े हैं। और आप गलत नहीं है, आपने 5 ही पढ़े होंगे और सच भी 5 है, लेकिन 6 भी सच है। ये सच है। अगर मुझसे कोई पूछे कि डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो 6 भी कोई कम सच नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, और 5 भी कोई कम सच नहीं है, वो भी सत्य है। आप सवाल करोगे सर एक सवाल के 2 आंसर एक साथ सत्य कैसे हो सकते हैं? कैसे 6 भी आंसर हो सकता है एंड 5 भी आंसर हो सकता है? हाउ इट इज ट्रू, कैसे? आइए मैं समझाता हूं। पहली बात तो 5 आंसर कैसे आया वो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। क्योंकि अगर डी सबसेल के लिए एल वैल्यू की बात करें तो याद करो, एल वैल्यू आपने पढ़ी होगी ना एसपीडीएफ के लिए, याद करो एसपीडीएफ के लिए एल वैल्यू पढ़ी होगी। तो क्या क्या पढ़ी होगी आपने? एसपीडीएफ एल वैल्यू क्या पढ़ी है? 0 1 2 3 पढ़ा होगा ना। ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर बेटा। तो डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू जो होती है वो एल की वैल्यू होती है बेटा जी 2, और अगर 2 है तो यहां से एल बराबर 2 रख देंगे। अब हम क्वांटम में जानते हैं, हम पढ़े हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर आपको निकालने हो क्वांटम नंबर्स के थ्रू किसी भी सबशेल में, तो उस सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है 2l+1, और अगर 2l+1 हम रख देंगे तो आंसर आ जाएगा एल की जगह 2 रखते ही 5। मतलब गड़बड़ हो गया। क्वांटम हमसे कह रही है, क्वांटम नंबर्स हमसे कह रहे हैं कि डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, और हमारी नॉलेज कह रही है कि शेप अगर डबल डंबल है तो 5 नहीं 6 होने चाहिए, 5 नहीं 6 आंसर होगा। तो क्वेश्चन उठता है कौन सही है, ये या ये? आंसर है दोनों सही हैं, और दोनों सही हैं इसको जानने के लिए आपको चलना होगा ये समझने के लिए कि कैसे डी ऑर्बिटल 6 होते हुए भी 5 रह गए। क्या ये बात आपको समझ में सबसे पहले समझ में आई? बोलो बेटा जी। लगता है हमको 5 है, मतलब लगता है हमको 6 है, आते हैं 5, हमें अपीयर 6 हो रहे हैं, बिकॉज अगर ये है तो ये पक्का होगा। इधर देखो, इधर देखो, एक्स वाई कौन सी एक्सिस है बताओ? कौन सी एक्सिस एक्स वाई एक्सिस है स्पेस में बताओ? कोई भी एक्सिस एक्स वाई है, किसी को भी एक्स वाई मानो ना, क्या फर्क पड़ रहा है यार? ये एक्स है, चाहो तो ये एक्स है, चाहो तो ये एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको एक्स मान सकते हैं, इसको एक्स मान सकते हैं, इसको एक्स मान सकते हैं। इट मींस अगर आपने एक्स वाई के अलोंग बना लिया, देखो देखो देखो, अगर आपने ये कहा कि अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये एक्स वाई के अलोंग है, तो गारंटी से ऐसा भी होना चाहिए एक्स जेड के अलोंग। बोलो बेटा जी, गारंटी से ऐसा भी होना चाहिए वाई जेड के अलोंग, सब होने चाहिए। बिकॉज एक्स और वाई हमारे रिश्तेदार तो लगते नहीं, मेरे मामा तो है नहीं कि उसके अलोंग रख के बाकी के अलोंग में छोड़ गए। हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी एक के अलोंग रख दूं और बाकी के अलोंग छोड़ दूं। इट मींस दोनों बातें हमें ट्रू प्रूव करनी है। आइए मैं दोनों बातों को सत्य प्रूव करता हूं। जानने के लिए आपको बोर्ड पर देखना होगा। आइए बोर्ड पर देखना होगा जानने के लिए आपको। एक बार के लिए मैं इनको मिटा रहा हूं। पहले तो मैं फेज रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं आपको, ये आप जान चुके हैं, तो आइए मैं इसको मिटा देता हूं। पहले तो आपको मैं फेज रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने शायद बताया था आपको, दोबारा सिखा रहा हूं फेज रिप्रेजेंटेशन, ऑर्बिटल्स का फेज रिप्रेजेंटेशन। राइट, एक बीच में ले लेता हूं स्लाइड, फेज रिप्रेजेंटेशन सिखा देता हूं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फेज। आइए फेज रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करता हूं मैं ऑर्बिटल्स का। एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं,
बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बचपन से आज तक आप पढ़े होंगे, जब से केमिस्ट्री पढ़ रहे तब से पढ़े होंगे कि दुनिया में अगर कोई भी ऑर्बिटल है ना, तो उस ऑर्बिटल को हम एज ए वेव रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस वेव का एक वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉन माइक्रो पार्टिकल है, और माइक्रो पार्टिकल में आपने डी ब्रोगली पढ़ा होगा, डी ग्रोगली पढ़ा होगा, बोलो बेटा जी, और ड्यूअल प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा आपने, बोलो बेटा जी, ड्यूअलिटी, पार्टिकल और वेव नेचर पढ़ा होगा आपने, बोलो। तो वेव फंक्शन, और उस वेव फंक्शन को आप क्या क्या कहते हैं आज तक, जाई या साई। इट मींस किसी भी ऑर्बिटल को एज ए वेव रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं कोई ऑर्बिटल की नहीं बना रहा हूं, जनरल बना रहा हूं, मान लीजिए कोई ऑर्बिटल साइन वेव से रिप्रेजेंट होता है, साइन वेव से, तो जरा बताओ, अगर कोई दो ऑर्बिटल इस तरह से दो वेव बनाते हैं, मान लो एक ऑर्बिटल ने वेव बनाई इस तरह की, बोलो बेटा जी, और मान लो दूसरे ऑर्बिटल ने वेव बनाई कुछ इस तरह की। मैं ये वेव समझाऊंगा अभी सब आपको, एमओटी वीबीटी में सारी समझाऊंगा, अभी तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बेसिक बता रहा हूं। तो अगर ये वेव ओरिजिन के बाद प्लस में है इसका एम्पलीट्यूड, तो इस वेव का एम्पलीट्यूड ओरिजिन के बाद माइनस में, ये देखो पहले, ये देखो पहले, ओरिजिन के बाद अगर उसका वेव प्लस में है एम्पलीट्यूड, तो नीचे वाले का माइनस में है, बोलो बेटा जी। इट मींस अगर मैं इस वेव को जाई प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये वेव मेरी रिप्रेजेंट होगी जाई माइनस से। कहने का मतलब अगर कोई दो ऑर्बिटल इन दो वेव से रिप्रेजेंट किए जाएं, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं मैं, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं मैं, अगर कोई दो ऑर्बिटल उन दो वेव से रिप्रेजेंट किए जाएं, तो एक वेव पॉजिटिव फेज में मानेंगे, तो दूसरी वेव नेगेटिव में मानेंगे, बिकॉज दोनों के बीच फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, देख लो, देख लो, दोनों के बीच फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, बोलो, दोनों के बीच फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। देख लीजिए, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, बोलो बेटा जी, इसका मतलब ओरिजिन के बाद ये प्लस में है तो ओरिजिन के बाद ये माइनस में है। इसीलिए अगर मैं इसको गलती से जाई प्लस रिप्रेजेंट कर दूं तो ये जाई माइनस होगा। इट मींस हर ऑर्बिटल की एक फेज होती है, ध्यान रखना, बिकॉज हर वेव की एक फेज होती है, और ऑर्बिटल वेव से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उनके वेव फंक्शंस होते हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, पक्का पहले मुझे ये बताइए। अब याद रखना, आप क्वांटम में पढ़ोगे, जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, उस सबकी सेम फेज होती है, उसकी एक ही फेज होती है। एस ऑर्बिटल थ्रू आउट एक ही फेज का होता है, मतलब उसमें एक ही लोब होती है, और एक लोब की एक फेज। अगर वन लोब है, अगर दुनिया में कोई वन लोब है, तो उसकी वन फेज होगी। हर लोब की एक पर्टिकुलर फेज होती है अपनी, हर लोब की अपनी आप में एक पर्टिकुलर फेज होती है, ये बात ध्यान रखना, बोलो। और एस ऑर्बिटल में एक ही लोब होती है, इसलिए पूरे एस ऑर्बिटल को या तो हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, या पूरे एस ऑर्बिटल को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज समझ लीजिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, ये प्लस माइनस चार्ज नहीं है, गलती से भी ऐसा पाप मत कर देना प्लीज। पाप है ये, गलती नहीं है, ये पाप है, घोर अन्याय है ये चार्ज नहीं है, ये प्लस और ये माइनस चार्ज नहीं है। क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये चार्ज नहीं है, ये सिर्फ फेज है, ये फेज बताने के लिए है ओनली। तो एस ऑर्बिटल की पूरे की एक ही फेज होती है, या तो पूरे एस को आप प्लस से ही रिप्रेजेंट करते हो, या पूरे एस को आप माइनस ही है। अब अगर पी ऑर्बिटल्स की बात करें, अगर पी ऑर्बिटल्स, वो तो कुछ भी नहीं, इंट्रोडक्टरी था भाई, पहले दिन जो लिया था मेरा, लाइव हुआ था, लेक्चर 1 लाइव हुआ था, आपको पता होना चाहिए, लेक्चर 1 लाइव हुआ था, लेक्चर 1 स्टार्टिंग में लाइव हुआ था जब कोर्स शुरू हुआ, ठीक है, ओके। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल होते हैं वो डंबल शेप के होते हैं, और डंबल की दो लोब होंगी, एक डंबल में दो लोब हुई, और इसीलिए अगर ये ओरिजिन मान लिया जाए न्यूक्लियस, तो हम कह सकते हैं एक लोब इसकी हमेशा प्लस फेज में होती है, और दूसरी लोब माइनस फेज में। ये बात याद रखना, पी ऑर्बिटल के एक ही ऑर्बिटल में दोनों फेज होती है, और एस ऑर्बिटल के एक ऑर्बिटल में केवल एक ही फेज होती है, बिकॉज एक ही लोब है। पी ऑर्बिटल के एक ही ऑर्बिटल में दोनों फेज होती है, एस ऑर्बिटल के एक ऑर्बिटल में एक ही फेज होती है। यहीं से एक टर्म डिफाइन होती है, आगे आप उसको पढ़ोगे ग्रुप थ्योरी में, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं एमएससी वाले, जीरड और अनजीरड। जीरड और अनजीरड क्या किसे कहा जाता है, समझ लीजिएगा प्लीज।
जिनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको बोलेंगे कॉस। आगे मैं इसको कॉस बोलूंगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री जिनके अंदर प्रेजेंट होती है उन सबको कहा जाता है जीरड। और जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, यहां क्या आई, यहां क्या आई, प्रेजेंट, प्रेजेंट आई, प्रेजेंट, प्रेजेंट है तो जीरड है, बोलो बेटा जी। और जिनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती हैं, जिनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, यानी कि कॉस जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। अगर गलती से एब्सेंट होगा, नहीं प्रेजेंट होगी, एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट जिनके अंदर हो जाएगी, जिनमें भी एब्सेंट हो जाएगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो मान लीजिए वो अनजीरड की कैटेगरी में आएंगे। उन्हें हम बोलेंगे अनजीरड, उनको हम बोलेंगे अनजीरड। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? कितने लोगों को समझ में आ गई ये जीरड और अनजीरड की स्टोरी? जीरड जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, अनजीरड जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, एब्सेंट होती है। पहले तो ये बताओ कितने लोगों को समझ में आया? जीरड अनजीरड कितने लोगों को समझ में आया? सेंटर ऑफ सिमेट्री होना नहीं होना क्या मतलब है? कईयों ने स्टीरियो पढ़ी है वो जानते हैं, जिन्होंने स्टीरियो नहीं पढ़ी वो नहीं जानते। अगर कॉस प्रेजेंट है, यस, अगर कॉस प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे जीरड, और अगर कॉस एब्सेंट है तो हम उन्हें बोलेंगे अनजीरड। हालांकि और भी इसकी ग्रुप थ्योरी के रिलेटिव डेफिनेशन होती है, जनरल डेफिनेशन में बात कर रहा हूं। यहां जो काम आएगी बॉन्डिंग में कॉस से, कॉस का मतलब होता है 180 डिग्री अगर रोटेट कर दें, 180 डिग्री अगर रोटेट कर दें तो सेम मिल जाना चाहिए। तो समझ लीजिए कॉस प्रेजेंट है, और अगर सेम नहीं मिला तो समझ लीजिए कॉस प्रेजेंट नहीं है। रोटेशन किसके अलोंग करते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या है ये सब आप एमओटी में देखोगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली देखना सिखा देता हूं, मैं आपको सीधा देखना सिखा देता हूं। 180 डिग्री रोटेट पर सेम मतलब जीरड, मैं सीधा देखना सिखा देता हूं आपको, कोई मतलब नहीं है। एस ऑर्बिटल आपने लिया, सेंटर से अगर हम दोनों तरफ चलें तो बताओ सेंटर से 180 डिग्री चलने पर सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? इधर चलो देखो 180 में चलो, 180 चलो, दोनों तरफ सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब 180 पर दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब ये जीरड है। इसीलिए एस ऑर्बिटल जो होते हैं ना, एस ऑर्बिटल वो जीरड होते हैं, दोज आर कॉल्ड जीरड। समझ में आया? लेकिन पी ऑर्बिटल्स पे चलो, पी पे चलो, बताओ अगर इसको मैं प्लस ले लूं, आपको पता है ये फेज प्लस है तो ये माइनस है। अब जरा 180 पर दोनों तरफ चलो, गड़बड़ हो गई। देखो देखो 180 पर चलने पर, 180 पर चलने पर इधर प्लस है इधर माइनस, सेम नहीं है, सेम नहीं है। इसका मतलब इसमें कॉस प्रेजेंट है और इसमें कॉस एब्सेंट है। अगर है तो फिर ये अनजीरड है। इसीलिए पी ऑर्बिटल के पैर में क्या लिखा रहता है? यू, और एस ऑर्बिटल के पैर में क्या लिखा रहता है? आगे बढ़ जाते हैं। आइए आगे चलते हैं, इधर देख लीजिए सब लोग इधर। अगर मैं डी ऑर्बिटल्स की बात करूं, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, अगर मैं डी ऑर्बिटल्स की बात करूंगा, क्वांटम में आप पढ़ोगे, तो इनकी जो आमने सामने की फेज होती है, मींस ये लोग बना दे ऐसे 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 ऐसे, तो मैं कहना चाह रहा हूं जो आमने सामने, मतलब अगर ये प्लस में होगा तो ये भी प्लस में होगा, और जो एडजेसेंट लोब होती हैं वो अपोजिट में होती है, मतलब ये माइनस है तो ये भी माइनस। ये डी ऑर्बिटल का फेज रिप्रेजेंटेशन है, ये डी ऑर्बिटल का फेज रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज फेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। समझ में आया आप लोगों को? बोलो बेटा जी, दिस इज फेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है आप लोगों को ये बात? बोलो क्लियर है बात, बोलो बेटा जी। इसीलिए अगर डी ऑर्बिटल में 180 डिग्री पर चलेंगे, चल के देख लो, अगर डी ऑर्बिटल में 180 डिग्री पर आप चलेंगे तो चल के देखो, चल के देखो 180 डिग्री पर, चल के देखो, बोलो बेटा जी। इधर देखो, अगर मैं इनको प्लस मान रहा हूं और इनको माइनस मान रहा हूं और 180 डिग्री चल रहा हूं, देखो इधर देखो, इधर देखो,
इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, 180 पर माइनस, उधर भी प्लस, इधर भी प्लस, 180 पर इधर भी हवा, उधर भी हवा, मतलब कुछ नहीं। इट मींस इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, 180 पर चलने पर सेम मिल रहा है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी क्या होंगे, जीरेड होंगे, और इन्हें किससे एक्सप्रेस करेंगे, जी से। इसलिए डी ऑर्बिटल्स के पैर में क्या लिखा रहता है, क्या लगा रहता है, जी लगा रहता है, या जीरेड लगा रहता है। आओ वापस चलते हैं अब डी ऑर्बिटल्स के पास जहां हम चल रहे थे। आइए वापस चलते हैं डी ऑर्बिटल्स के पास। वापस आ गई कहानी यहां। अब ढंग से देख लो, अब अच्छे से देख लो बच्चों, सब लोग प्लीज ढंग से देख लो बेटा, सब इधर देख लो। अगर इसको यहां प्लस लिखेंगे तो इसको भी यहां प्लस लिखेंगे, बोलो बेटा जी। और अगर इसको यहां माइनस लिखेंगे तो इसको भी यहां माइनस लिखेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये प्लस प्लस, तो ये माइनस माइनस, बोलो बेटा जी फेस। कोई भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस ही कैसे कर सकते हैं। अगर इसको प्लस रिप्रेजेंट करेंगे तो ये माइनस रिप्रेजेंट करेंगे। आप चाहो तो इनको माइनस कर दो तो ये प्लस रिप्रेजेंट हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है रेफरेंस क्या लेते हो आप, ये रिप्रेजेंट हो जाएंगे इस तरह से। कुल मिला के हमारे सामने प्रश्न था कि ये जो दो ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले कौन से ऑर्बिटल, ये वाले जो दो ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली। और होता क्या है, 6 ऑर्बिटल दरअसल 5 बन जाते हैं, और यहां इस प्रोसेस को जिसके थ्रू ये बनते हैं समझाया जाता है एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। प्लीज ढंग से समझ लो, कमाल की बात बता रहा हूं मैं, बिल्कुल पागलों की जैसे बात इंपॉर्टेंट है ये, ढंग से समझ लो। इस फिनोमेनन को कहा जाता है एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग का मतलब ये जो दो एक्सियल ऑर्बिटल हैं, ढंग से सुनना मेरी बात को, ये जो दो एक्सियल ऑर्बिटल हैं, ये एक्सियल ऑर्बिटल आपस में दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं दोनों के दोनों, और मिक्स होने के बाद एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। जो नया ऑर्बिटल एक ही रहेगा, बिकॉज ये तो दो मिक्स हुए, लेकिन मिक्स होने के बाद तो एक ही बनेगा, इसीलिए टोटल 6 ऑर्बिटल, जो शुरू में 6 हैं, फाइनली वो 5 रह जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई कि 6 ऑर्बिटल 5 कैसे बनते हैं, या हमारा आंसर 5 क्यों आता है? इसके बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारे सवाल हैं इसमें। यही दो मिक्स क्यों हुए, नंबर 1। नंबर 2, कैसे होती है इनकी मिक्सिंग। नंबर 3, ये एक्सियल क्या वर्ड है इसमें, व्हाट इज दिस एक्सियल, बोलो बेटा जी, व्हाट इज दिस कंस्ट्रक्टिव। और मिक्सिंग तो हम जानते हैं कि व्हाट इज मिक्सिंग। मिक्सिंग मतलब दो वेव्स का आपस में इंटरफेरेंस, दो ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स हो जाना, वेव्स का इंटरफेरेंस हो जाना, दैट इज कॉल्ड मिक्सिंग। बोलो बेटा जी। तो आइए एक एक सवाल का जवाब दे दूं मैं आपको। और एक और बात बताऊं, इन दोनों की मिक्सिंग से जो तीसरा पैदा होगा नया, वो कैसा होगा? सबसे इंटरेस्टिंग तो वही है कि वो जो मिक्सिंग के बाद बनेगा वो कैसा दिखाई देगा, क्या होगा वो, कैसा होगा वो, वही जानना पड़ेगा हमको। आइए जरा देखते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले इतना समझ लेना, इतना मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं पहले आपको। इधर देखो, छोटी सी बात एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि अगर कोई लोब पॉजिटिव फेज में हो और वो किसी दूसरी पॉजिटिव फेज की लोब से अगर मिक्स हो जाए, मिक्स, तो दोनों लोब फूल के बड़ी हो जाती हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जिसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई वेव अगर प्लस फेज की है और वो दूसरी प्लस, और ढंग से मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको मैं और ढंग से एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कोई लोब प्लस फेज की है, वो किसी दूसरी प्लस फेज की लोब के साथ मिक्स हो जाए, तो आपको पता है दोनों प्लस प्लस है, जुड़ जाएंगी, और जुड़ के इनके नेट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे। मींस नई जो वेव बनेगी उसके एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे। ये बात आपको आनी चाहिए। जैसे वेव मिक्स होती है वैसे ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। अगर कोई दो लोब प्लस फेज में है तो दोनों मिक्स होके बड़ी लोब बन जाएगी। इस तरीके से बड़ी लोब बन जाएगी, एक बहुत बड़ी, दोनों प्लस प्लस वाले की बड़ी बन जाएगी। बोलो बेटा जी। और अगर कोई दो लोब अपोजिट फेज में है और वो मिल जाए तो फुस हो जाएंगी। वो फुस मतलब दोनों लोब डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी।
ये रिजल्ट आपको समझ में आना चाहिए। दोनों फुस हो जाएंगी, छोटी छोटी रह जाएंगी, खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएंगी। ये बात आपको आनी चाहिए, ये बात आपको आनी चाहिए, पक्का आनी चाहिए ये बात आपको। गजब की बात बताई है मैंने, ये कमाल की बात बताई है, ये बहुत काम आएगी आपको। आइए अब जरा एक्सप्लेन करते हैं। देख सोचो, डी ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े रे मेरे को, कितने पापड़ बेलने पड़े, जरा सोच लो। आइए अब मैं मिक्सिंग करना सिखाता हूं। प्लीज पेन रख दो, एकदम पेन रख दो बिल्कुल, और बोर्ड पर देखो। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूं ये वाली एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, मान लो, अज्यूम दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस, अज्यूम दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, या किसी को भी मान लो। बताओ आप किसको मानना है, बताओ। इसको जेड माने, चलो इसको जेड मान लेते हैं। दिस इज जेड, जो मर्जी, किसी को कुछ मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने ये मान लिया, इसको जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। फिर बोल रहा हूं मैं, ये मैंने जेड मान ली, ये मैंने एक्स मान ली, ये मैंने वाई मान ली। तो बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, इनमें देख के बताओ 6 में ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, बोलो। जब आप ऑर्बिटल देख के बताओगे तभी तो बात बनेगी। बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया। इसको मैंने जेड मान रखा है, ये हो गया जेड और एक्स के लॉन्ग, जेड और एक्स के लॉन्ग ये वाला ऑर्बिटल हो गया, बोलो बेटा। ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, बोलो बेटा। और ये वाला कौन सा हो गया बताओ, ये हो गया वाई और जेड के लॉन्ग। जेड दोनों में कॉमन है, 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 बोल तो दो। अब इनको मिक्स करा दो। देखो ऐसे केस में जो जेड वाले हैं ना वो तो मिक्स हो जाएंगे ढंग से, बिकॉज जेड वाले तो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये दोनों लोग मिलके गुलगुलू करके बड़ी हो जाएगी, ये दोनों लोग मिलके गुलू गुलू करके बड़ी हो जाएगी, ये दोनों लोग मिलके गुलू गुलू करके बड़ी हो जाएगी। बोलो बेटा जी। और ये जो दो लोब्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी ऐसे, तो इनमें मिक्सिंग होगी जरूर। इधर देखो ये 3D में है लोग, ये 3D में है, ये भी 3D में है, होगी जरूर। ऐसे मान लो ऐसी है ये और ये ऐसी है, पर ढंग से नहीं हो पाएगी बिकॉज परपेंडिकुलर है, इसलिए हल्का सा वो इसके टच हो पाएगा। तो दरअसल आइए इनको बाद में देखते हैं, परपेंडिकुलर वालियों को बाद में देखते हैं, पहले एक्सप्लेन करते हैं पैरेलल वालों को। जेड 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 जेड, तो ये दोनों, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, देखो इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, दोनों दोनों जेड मिलके एक बड़ी लोब हो जाएगी। मींस जेड एक्सिस के अलोंग एक कंस्ट्रक्टिव लोब बन जाएगी। ओहो, आहा, इस तरह की जेड एक्सिस के अलोंग एक कंस्ट्रक्टिव लोब बन जाएगी। क्या समझ में आया आपको? जैसी ऊपर बनेगी ठीक वैसी ही नीचे बनेगी, बिकॉज नीचे भी दोनों प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, तो नीचे भी एक लोब बन जाएगी कंस्ट्रक्टिव। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव लोब बन जाएगी आपकी, बोल तो दो। कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टिव लोब बन जाएगी। मींस इनका तो दोनों का मैंने समझा दिया। मान लो, मान तो लो, मैं इसको ग्रीन से समझा रहा हूं, इसको समझा रहा हूं मान लीजिए पीले से, पीली वाली फेस से समझा रहा हूं मैं इनको। तो ये तो जेड के लॉन्ग दो लोब हो गई। इधर देखो, इधर देखो, ये कितनी है? दो दो लोब है, ये दोनों मिलके एक लोब, ये दोनों मिलके एक लोब, ये दोनों ऊपर वाली दोनों मिलके एक लोब, और नीचे वाली दोनों मिलके एक लोब। जेड के लॉन्ग दो लोब बन गई। मींस जेड के लॉन्ग तो हमारी कहानी पक्की है, दो लोब्स क्रिएट हो गई हैं। जेड के लॉन्ग दो लोब्स क्रिएट हो गई हैं। अब जरा बात करते हैं किसके लॉन्ग? एक्स वाई के लॉन्ग। तो एक्स वाई के लॉन्ग क्या है? इधर देखो, दोनों परपेंडिकुलर हैं ऐसे। बिकॉज देखो ये एक्स के लॉन्ग है और ये वाई के लॉन्ग है। देखो देखो देखो, ये वाई है कि नहीं है? दिस इज वाई, बोलो बेटा जी। तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाली लोब, बोलो बेटा, और ये वाली एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो ऐसे केस में दोनों दिखने में बोर्ड पे नहीं दिख रही, क्योंकि बोर्ड पे तो 2D बोर्ड है, 3D में ऐसी होंगी। अगर ऐसी होंगी तो
तो ये लोब और ये लोब, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये परपेंडिकुलर सब नेगेटिव है। बोलो बेटा जी, ये पीली पीली परपेंडिकुलर सब नेगेटिव है, ये दोनों मिल जाएंगी, ये दोनों मिल जाएंगी, बोलो यार, और ये दोनों मिल जाएंगी आपस में, और ये दोनों मिल जाएंगी, मतलब चारों मिल जाएंगी। इधर देखो, ये दोनों टू रिंग, ये दोनों टू, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर टाइप की एक डिस्क बन जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। समझ में आया? देखो ये दोनों मिलके आर्क बन गया, एक ऐसे आर्क, ये दोनों मिलके भी एक आर्क बन गया, ये दोनों मिलके भी एक आर्क बन गया, ये दोनों मिलके भी एक आर्क बन गया, एक सर्कुलर टाइप की डिस्क बन जाएगी। मींस एक्स वाई प्लेन में, कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में एक डिस्क बन जाएगी इस तरह की, जिसका फेज जेड एक्सिस के फेज से अलग होगा। क्या आपको ये समझ में आया? इस तरह से ये एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन एक्स वाई प्लेन। बोलो बेटा जी, बिकॉज यहां एक्स और वाई एक्सिस वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो देखो देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये काहे में बनेगी? ये एक्स वाई प्लेन में। किस प्लेन बनेगी? दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये एक्स और ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में इस तरह से डिस्क बन जाएगी, और इस तरीके से एक नया ऑर्बिटल तैयार होगा, जिसका नाम क्या होगा? पहले तो नामकरण संस्कार सुन लो। जेड वाले दो मिले हैं, जेड स्क्वायर दोनों मिले हैं, इसलिए d2z² और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिले हैं, लेकिन वो नेगेटिव फेज में है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह सकते हैं, जिसको माइनस खोलेंगे तो पूरा आ जाएगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है dz²। ओहो, ये बन गया हमारा ऑर्बिटल, ये है ऑर्बिटल dz², जिसके बारे में हम कहानियां गाते रहते हैं। दिस इज dz² ऑर्बिटल। मींस अब हमें समझ में आया कि दरअसल जो ऑर्बिटल है वो 6 नहीं है, दरअसल जो ऑर्बिटल है वो 6 नहीं है। कितने हैं जनाब? 5 ही है, बिकॉज ये दोनों ऑर्बिटल खत्म हो चुके और मिक्स होने के बाद इन दोनों से एक नया ऑर्बिटल बन गया dz², क्योंकि इस ऑर्बिटल में लोब एक्सिस के अलोंग ही क्रिएट हुई है, एक्सिस के अलोंग ही क्रिएट हुई है, इसीलिए ये भी इसी की कैटेगरी में रह जाएगा। कुल मिला के 2 एक्सियल ऑर्बिटल हमारे पास रह जाएंगे, और इनमें तो कुछ हुआ ही नहीं, तो 3 नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हमारे पास रह जाएंगे। टोटल मिलके d ऑर्बिटल रह गए 5, पर याद रखना, याद रखना, इन 5 में सब एक जैसे नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। ये और ये इनमें सिमिलरिटी है कि एक्सियल है, डिफरेंस ये है कि ये जो ऑर्बिटल है, समझा रहा हूं, और ये जो ऑर्बिटल है ये प्योर एक्सियल है, प्योर d ऑर्बिटल है, इसके साथ कोई मिक्सिंग नहीं हुई, और ये मिक्स्ड एक्सियल है। इन्वॉल्व है इसके अंदर, इन दिस 8 लोब्स प्रेजेंट या इन्वॉल्व, इसके अंदर 8 लोब इन्वॉल्व हुई है या मिक्स्ड हुई है। ये बात आप अच्छी तरह ध्यान रखना, बिकॉज जो dz² को ये नहीं मानता है, जिसके दिमाग में dz² की ये वाली पिक्चर नहीं है, जो dz² को ऐसा नहीं समझता, वो जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। बिकॉज ये बात आपको बार 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 जीवन में यूज करनी पड़ेगी कि dz² 8 लोब से मिलकर बना है, dz² में 8 लोब इन्वॉल्व है, dz² 8 लोबों का होता है, लोब्स का। क्या ये बात समझ में आई आपको? बोल तो दो, बोल तो दो क्लियरली, बोलो बेटा जी, पक्का समझ में आई आपको? आइए अब मैं आपको कुछ बातें एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या फर्क पड़ा इस मिक्सिंग से, कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिक्स्ड ऑर्बिटल्स की और प्योर ऑर्बिटल की एक जैसी होती हैं, तो सुन लीजिएगा। अगर d ऑर्बिटल्स की चर्चा करें अब आपके सामने, तो आप बोलोगे d ऑर्बिटल 2 तरह के होते हैं,
नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल जो दरअसल 3 होते हैं, dxy, dyz और dzx दरअसल 3 होते हैं नॉन एक्सियल, और एक्सियल जो दरअसल 2 होते हैं। कौन कौन सा? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इनमें से इन चारों को मिला के कहा जाता है प्योर डी ऑर्बिटल, प्योर डी ऑर्बिटल। और ये जो पांचवा है ये है मिक्स्ड डी ऑर्बिटल, मिक्स्ड डी ऑर्बिटल। याद रहे, याद रहे, इन चारों में 4 लोब्स होती हैं, इन चारों में 4 लोब्स होती हैं, 4 लोब्स होती हैं, ये बात अच्छी तरह ध्यान रखना। और ये जो पांचवा है इसमें वैसे तो 2 लोब्स एंड सर्कुलर डेंसिटी होती है। बोलो बेटा जी, सर्कुलर डेंसिटी या डिस्क फॉर्म में डेंसिटी होती है, डिस्क डेंसिटी होती है आपकी एक तरीके से, बोलो बेटा। या फिर 8 लोब्स से मिलके बना होता है, या 8 लोब्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें। ये डी ऑर्बिटल्स की पिक्चर है। इसलिए डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? आपसे कोई पूछे क्या 6 होते हैं क्या? आंसर है यस। क्या 5 होते हैं क्या? यस। 6 बोलने वाला सही कब बोल रहा है? प्री मिक्सिंग, मिक्सिंग से पहले। और 5 बोलने वाला सही कब बोल रहा है? आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद। ये दोनों तरह के आंसर हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं। पहला कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी, गजब की बात पढ़ा रहा हूं मैं। सिमिलैरिटी बिटवीन प्योर एंड मिक्स्ड डी ऑर्बिटल। प्लीज 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 बोर्ड पर देख लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, मैं बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं वहां पे जाऊंगा, उसको कॉपी मार दूंगा। ये है ही, आइए इस स्लाइड को कॉपी मार लेंगे। मार लिया, वेरी गुड। इस स्लाइड पे आ गए, आ गए। तो हमने यहां से ये मिटा दिया और लिख दिया सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी बिटवीन प्योर एंड मिक्स्ड डी ऑर्बिटल। मिक्स्ड और प्योर डी ऑर्बिटल्स के बीच क्या सिमिलैरिटी होती है, आइए एक्सप्लेन करें। मतलब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये सब मैं मिटा देता हूं। ये सब मिटा दिया मैंने, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये कोई मतलब नहीं है, ये फलाना ढिमकाना सब मिटा दिया मैंने, ये मिटा दिया जी, ये लो जी। सवाल उठता है कि ये जो 4 हैं, ये भी प्योर में ही आता है, ये जो 4 हैं इसमें और उसमें क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी इनमें एक ही होती है और वो सबसे इंपॉर्टेंट, और वो सिमिलैरिटी है, याद रखना, अगर आप इसमें सेंटर से दोनों तरफ चलें, अगर आप इनमें सेंटर से 180 डिग्री पर दोनों तरफ चलें, इसमें सेंटर से 180 डिग्री पर दोनों तरफ चलें, या फिर इसमें भी अगर हम सेंटर से, देखो सेंटर से 180 डिग्री पर दोनों तरफ चलें, तो आपको सब कुछ सेम मिलेगा। नीचे प्लस, ऊपर प्लस, इधर माइनस, इधर देखो देखो, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर भी प्लस, उधर भी प्लस, सब सेम मिलेगा। मींस ये चारों भी जीरेड होते हैं और ये भी जीरेड होते हैं। जीरेड होना, इनका जीरेड नेचर होना, इनके बीच सिमिलैरिटी है। ऐसे किया, इसको मिटा दिया। सिमिलैरिटी की जगह अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस, आइए क्या क्या डिफरेंसेस होंगे जरा समझ लीजिए। इनमें, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, इनमें और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, आओ मैं डिफरेंस सिखाता हूं। क्या आपने लास्ट क्लास में एक वर्ड पढ़ा था, शील्डिंग? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मली न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ से ढक लेती है, शील्ड कर लेती है। इस फिनोमेनन को कहा जाता है शील्डिंग, कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग। राइट और नॉट बेटा जी? शील्ड कर लिया न्यूक्लियस को। आइए उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो,
वो है एक नोड। आपने बहुत बार ये चीज पढ़ी होगी, नोड, राइट। दो तरह के होते हैं, एंगुलर नोड और रेडियल नोड। एंगुलर नोड और रेडियल नोड। रेडियल नोड्स की तो मैं यहां पे चर्चा कर नहीं रहा हूं, इनको तो नोडल सरफेस कहा जाता है, नॉर्मली सरफेस काउंट करते हैं। इनको कहा जाता है नोडल प्लेन। तो मैं यहां बात कर रहा हूं नोडल प्लेन्स की। आई एम टॉकिंग हेयर अबाउट नोडल प्लेन्स। अगर मैं किसी डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन निकालूं, इधर देख लीजिए, ये कोई मैंने प्योर डी ऑर्बिटल बनाया, इनमें से एनी प्योर डी ऑर्बिटल, कोई भी मैंने प्योर डी ऑर्बिटल बनाया और इस प्योर डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। नोडल प्लेन क्या होते हैं? नॉर्मली जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है, या जिसको हम कभी गलत वर्ड्स में जीरो भी बोल देते हैं, जीरो ने मिनिमम वर्ड्स होता है, नोड का कॉन्सेप्ट मिनिमम होता है, मिनिमाइजेशन। तो मिनिमाइजेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? देखो, इधर लोब है, इधर लोब है, इधर लोब है, इधर लोब है। तो ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला, ये समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है? ये वाला प्लेन, इन लोब्स के बीच से जो प्लेन पास होगा, ये प्लेन नोडल प्लेन होगा, बिकॉज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। बोलो बेटा जी, इस प्लेन पर, ये वाला प्लेन, दिस प्लेन, और ये वाला जो प्लेन होगा, दिस प्लेन, इस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, इस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, इस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पे भी नहीं होगी, इस पे भी नहीं होगी। इट मींस नॉर्मली आपने डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन बनाए होंगे इस तरीके से। ये नोडल प्लेन बना दिया और ये नोडल प्लेन बना दिया। बनाया नहीं बनाया? बोलो। इसमें भी दो होते हैं, इसमें भी दो होते हैं। देखो, ये नोडल प्लेन बना दिया आपने इस तरीके से, ये नोडल प्लेन बना दिया इस तरीके से। बोलो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये दो। इसका मतलब इसमें भी दो नोडल प्लेन होते हैं। बहुत काम की बात बता रहा हूं, कमाल की बात। और इनमें भी सब में दो नोडल प्लेन होते हैं, सब में इनमें दो नोडल प्लेन होते हैं। प्रश्न उठता है, क्या इसमें भी दो नोडल प्लेन होते हैं क्या? अब कमाल हो गया। देखो, ये कैसा है? Z के अलोंग दो लोब हैं, समझना समझना, Z के अलोंग दो लोब हैं और XY प्लेन में इस तरीके से डिस्क टाइप की चीज है। ऐसा गोल गोल ले लेंगे। गोल गोल मेरे पास कोई चीज है क्या? गोल गोल मेरे पास कोई चीज है? इसको ऐसे गोल गोल बना लो, गोल गोल। सोनू की आंखें हैं गोल गोल। हाँ, आह 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 आह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे बने रहिए हमारे साथ, समझते हैं। ये आपने ले लिया, तो ये XY प्लेन हो गया और ये आपका हो गया Z एक्सिस। ऐसा ही है dz स्क्वायर। बोलो बेटा, इस तरीके का ही है dz स्क्वायर। बोलो, ऐसा है dz स्क्वायर। बोलो। अब इसमें प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हुई, आप ऐसे काट नहीं सकते। ऐसे काटोगे तो ये डेंसिटी आ गई, ऐसे काटोगे तो ये डेंसिटी आ गई, ऐसे काटोगे तो ये आ गई, ऐसे काटोगे तो ये आ गई। कहीं से भी काट लो, कोई प्लेन मिलेगा ही नहीं आपको जिस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो। काट के देखो, काट के देखो, आप काट के देखो, काट के देखो। इसमें ऐसे काटोगे तो ये लोब है, ऐसे काटोगे तो ये डिस्क है, ऐसे काटोगे तो भी डिस्क है, ऐसे काटोगे तो भी, मतलब कहीं से मैं काट ही नहीं पा रहा हूं। देखो देखो, काटो काटो काटो, आप काटो तो सही, काटो। ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। कट ही नहीं रहा है, मतलब आप इसका फॉर्म ही नहीं कर सकते। नो मीन्स नो, आप कोई नोडल प्लेन बना ही नहीं पाएंगे। आप मर जाएंगे तो नोडल प्लेन नहीं बनेगा। इसीलिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। दरअसल उस सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, उसे कॉनिकल सरफेस का एंगल बोलते हैं, उसको यूज करना है। जरा सोचिए, ये न्यूक्लियस है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस है सेंटर। बोलो बेटा जी, सेंटर में न्यूक्लियस है। अगर मैं इस न्यूक्लियस से, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ ये वाली ग्रिंग थी, अगर मैं इस न्यूक्लियस से एक होलो कोन बनाऊं, आइसक्रीम कोन, कोन कोन, सॉफ्टी सॉफ्टी कोन बनाऊं, और वो कोन ऐसे बनाऊं, वो कोन को मैं ऐसे बनाऊं, अगर होलो कोन बनाऊं, इधर देखो बता रहा हूं मैं, कोई भी होलो कोन आपके सामने बनाता हूं, वेट करो, ठीक है।
ऐसा कोई होलोकॉन बनाऊं मैं, ठीक है, ये होलोकॉन बना दिया मैंने ऐसा। और अगर इसको मैं न्यूक्लियस से एक कोन ऊपर बनाऊं और ऐसा ही न्यूक्लियस से एक कोन नीचे बनाऊं, समझ रहा है मेरी बात को? न्यूक्लियस से एक कोन मैंने बना लिया ऊपर, एक कोन मैंने बनाया न्यूक्लियस से ऊपर, ठीक है, और एक कोन मैंने बना लिया न्यूक्लियस से नीचे, ऐसा एक कोन बना लिया न्यूक्लियस, कोन मतलब समझते हो ना सॉफ्टी, कोन, एक ऊपर होलो और एक नीचे। तो बताओ वो जो जेड वाला है वो तो रह जाएगा इसके अंदर, तो ये जेड को टच नहीं करेगा, ये कोन जेड को टच नहीं करेगा, कोन इस वाली लोब को टच नहीं करेगा, ये लोब एक कोन के अंदर आ जाएगी, ये लोब एक कोन के अंदर आ जाएगी, बोलो ऐसी ही ये लोब भी इस कोन के अंदर आ जाएगी। मींस मैं आसानी से यहां दो कोन बना सकता हूं। कमाल की बात बता रहा हूं, सुन लीजिएगा, मैं आसानी से यहां दो होलो कोन बना सकता हूं। आ एक कोन ऊपर और एक कोन नीचे, ऐसे दो होलो कोन बना सकता हूं। इन दोनों कोनों की सरफेस किसी को टच नहीं करेगी, रिंग इसके ऊपर रह जाएगी। देखो देखो, रिंग को ये टच नहीं करेगा क्योंकि रिंग इसके ऊपर रह जाएगी। आय हाय आय हाय, रिंग को टच नहीं कर रहा है, और लोह भी इसके अंदर रह जाएगी, उसको भी टच नहीं करेगा। ऐसे जो दो नोड बनेंगे, ऐसे जो इस शेप के जो दो नोड बनेंगे, इन्हें डीजेड स्क्वायर के नोड कहा जाएगा। मींस इनमें दो नोडल प्लेन पाई जाती है और इसमें दो कोनिकल नोड होते हैं। कोनिकल नोड, ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? ये डिफरेंस था इनके बीच का, ये डिफरेंस समझा रहा हूं। पहला डिफरेंस समझाया मैंने नोड्स के बारे में, पहला डिफरेंस समझाया मैंने नोड्स के बारे में, दूसरा डिफरेंस समझा रहा हूं मैं। डी बनाओ, ओहो बनाया बनाया, मजा आया आया, ये बनाया, फेज मैंने रिप्रेजेंट की प्लस प्लस, और इसकी मैंने रिप्रेजेंट की माइनस 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 माइनस, अपोजिट फेज है वो, कुछ मतलब नहीं है उसका। दूसरा डिफरेंस मैं जो कह रहा हूं देख लो, यहां देख लो, बस ये जो बात बोल रहा हूं ये कमाल की बात है, बस देख लो। ये बात है दूसरा डिफरेंस, डिफरेंस इन शील्डिंग। आए हाय, इसी पे सारी केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट टिके हुए हैं, गजब के कॉन्सेप्ट टिके हुए हैं केमिस्ट्री के इस पे। आओ मैं बताता हूं, जरा सोचो, एक प्योर डी ऑर्बिटल, ये बेचारे जो प्योर है ना चार, आय हाय, ओह, ये प्योर डी ऑर्बिटल जो चार हैं, जरा सोचो इनकी चार लोब्स, एक, नौ, तीन, चार। अगर न्यूक्लियस को ये न्यूक्लियस ले लिया मैंने यहां पे, इसको शील्ड करें, एक लोब, दो लोब, तीन लोब, चार लोब, और जरा सोचो इसी न्यूक्लियस को दो लोब जेड के अलोंग शील्ड करें और पूरी डिस्क एक्स वाई प्लेन में शील्ड करे, तो बताओ ज्यादा शील्ड कौन करेगा? मैं बता दे रहा हूं, एक प्योर डी बना ले रहा हूं इनमें से, कोई भी प्योर डी, तो कौन सा है? का वाइट, समझो समझो समझो, ये मैंने प्योर डी बनाया, ठीक है, और ये शील्ड कर रहा है। शील्ड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल दी मैंने, इलेक्ट्रॉन के बिना शील्डिंग नहीं होगी, डाला डाला डाला, ये मैंने डाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर, और मैं कह रहा हूं इस न्यूक्लियस को शील्ड करवाना है जनाब। ये जो न्यूक्लियस है ना, ये बीच में कहीं बीच में न्यूक्लियस होगा, कहीं बीच में न्यूक्लियस आ जाए, ऐसा 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 ऐसा, इसको शील्ड करना है। तो बताओ ये इधर से कवर कर पाएंगी, उधर से कवर कर पाएंगी, लेकिन ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, मतलब चार जगह खाली है जहां ये शील्डिंग नहीं कर पाएंगी। जरा इसको सोचो, बनाता हूं, बनाया,
बनाया बनाया, इसमें पीला भर देता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये भरी इलेक्ट्रॉन। बहुत कमाल की बात है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के सारे कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। कोऑर्डिनेशन में जो जेटीडी नाम की एक चीज आती है, जिसके पीछे सारी दुनिया नॉर्मली पागल है, जिसके पीछे दुनिया पागल है, उसके कॉन्सेप्ट यहीं से निकलते हैं। ये मैंने ये बनाया, और इसमें भी डेंसिटी है, तो हरा हरा यहां बना दिया, हरा हरा यहां बना दिया। ओह, हरा 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 हरा। इसका मैं फोटो बनवा लाता ठीक रहता, अगली बार मैं फोटो बनवा लाऊंगा पीपीटी से, है ना, मैं बनवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अगली बार। ये देखिए जनाब, देख लीजिए, देख लीजिए आप इसको, बस देख जाइए आप। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख तो लीजिए ऐसा। अब आप बताओ, अगर ये इस न्यूक्लियस को शील्ड करे, ये न्यूक्लियस रह गया, ये अगर इस न्यूक्लियस को शील्ड करे, सॉरी वाइट पेन, ये अगर न्यूक्लियस को शील्ड करे और ये अगर न्यूक्लियस को शील्ड करे, तो कौन ज्यादा दोनों में से शील्ड करेगा? बताओ, कौन ज्यादा दोनों में से न्यूक्लियस को ढक लेगा? किसका आपको लग रहा है शील्डिंग ज्यादा होगी? कौन न्यूक्लियस को ज्यादा ढक लेगा? जल्दी से बोलो, आपको पता है ये, बिकॉज देखो इसमें न्यूक्लियस को Z से भी शील्ड है, X से भी शील्ड है, Y से भी शील्ड है, बीच में भी शील्ड है, इधर भी शील्ड है, हर तरफ से न्यूक्लियस ढका हुआ है, चारों तरफ से जाल में फंसा लिया है। और वैसे भी सोचो ना, ये तो है 4 लोब, ओहो, और ये है इफेक्टिवली 8 लोब, ओहो। गधा भी पहचान सकता है, 8 लोब अगर शील्ड करें और 4 लोब शील्ड करें, तो ज्यादा कौन शील्ड करेगी? 8 लोब। इसीलिए ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना, ये इनकी शील्डिंग पावर, कैसे बोलूं, कम होती है, और ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना, इनकी शील्डिंग पावर ज्यादा होती है। मतलब ओहो, आय हाय, कैसे ही कह दूं मैं, डिफरेंशियल शील्डिंग इफेक्ट हो गया। इस फिनोमेनन को कहा जाता है केमिस्ट्री में डिफरेंशियल शील्डिंग इफेक्ट। आइए मैं केमिस्ट्री के गजब के कॉन्सेप्ट से आपको मिलवाता हूं। कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिफरेंशियल, आय हाय, डिफरेंशियल शील्डिंग इफेक्ट। गजब काम आएगा ये कमाल ही काम आएगा जब आप पढ़ेंगे ना। ये कयामत ही ला देगा, आपको पागल ही कर देगा। जेटीडी तो ये मान लो सब कुछ डिफरेंशियल शील्डिंग इफेक्ट पे ही बेस्ड है। आगे जब पढ़ेंगे जेटीडी, स्पेक्ट्रा, जगह जगह इसकी बहुत पूछ होगी। डिफरेंशियल शील्डिंग इफेक्ट क्या है? आइए मान लीजिए मैं 3 p ऑर्बिटल लेता हूं, px, py और pz। अगर मैं तीनों p बनाऊं तो देखो px कैसा होगा, x के अलॉन्ग 2 लोब, py कैसा होगा, अगर ये y मान लू तो y के अलॉन्ग 2 लोब, बोलो बेटा जी। pz कैसा होगा, बोलो बेटा, तो परपेंडिकुलर 2 लोब बना दो ऐसे ऐसे। ये z के अलॉन्ग बोला है, तो मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूं ऐसे, ये z के अलॉन्ग 2 लोब, इसको मैं z एक्सिस मान लिया हूं, z के अलॉन्ग 2 लोब। अब जरा बताओ मुझे, इनमें से ज्यादा शील्ड कौन करेगा? आंसर है ये जितना शील्ड करेगा, ये जितना शील्ड करेगा, 2 लोब है, इतना ही शील्डिंग ये करेगा। डायरेक्शन बस अलग होगी, उतना ही शील्डिंग ये करेगा। जितना शील्डिंग ये करेगा उतना ही शील्डिंग ये करेगा। कोई खास फर्क नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है इनकी शील्डिंग में, बराबर ही शील्ड करेंगे। इट मींस नॉर्मली अगर शील्डिंग देखा जाए, अगर नॉर्मली शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस देखा जाए, तो अमाउंट में px, py और pz लगभग इक्वल शील्ड करते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये डिफरेंशियल शील्डिंग कॉन्सेप्ट नहीं दिखाते, इसीलिए ये डिफरेंट शील्डिंग का कॉन्सेप्ट डोंट शो, या डू नॉट शो, नहीं शो करते हैं डिफरेंशियल शील्डिंग का कॉन्सेप्ट। पर मैंने अभी समझाया, अगर p ऑर्बिटल्स की जगह d का एक सेट लिया जाए तो और dz स्क्वायर,
ये अगर ये लिया जाए dyz और dzx, अगर ये लिया जाए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो dz स्क्वायर होगा ना, इसकी शील्डिंग बाकी चारों की शील्डिंग से ज्यादा होती है। मींस dz स्क्वायर की शील्डिंग बाकी की डी ऑर्बिटल की रेस्ट जो चार होते हैं उनकी शील्डिंग के बराबर नहीं होती, ये ज्यादा होती है अदर डी ऑर्बिटल से, रेस्ट चार डी ऑर्बिटल से, या प्योर बोलेंगे इसको, रेस्ट जो है जो प्योर है, बोलो बेटा जी, प्योर चार डी ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। इसी को कहा जाता है डिफरेंशियल शील्डिंग। अभी तो जानने के लिए बहुत कुछ है। अगला डिफरेंस, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, स्टार 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 स्टार। खूब सवाल आते हैं, खूब जैम में, खूब नेट में, आहा, गेट में खूब सवाल आते हैं इसके। जो अगला डिफरेंस है डीयू में, किसी में ले लो, कोई एग्जाम बोल लो, सब जगह चर्चा होती है। टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, टाइप ऑफ कोवेलेंट फॉर्मेशन। अगला डिफरेंस है ये। नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ा रहा हूं मैं, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइप सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। क्या डिफरेंस है, डीजेड स्क्वायर कौन से बॉन्ड बनाता है और बाकी कौन से बॉन्ड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं, यही हमें जानना है। इसी के बारे में हमको ज्ञान लब्धि करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा किससे बनते हैं, यह बात आपने लास्ट क्लास में समझी होगी, लेक्चर 1 के अंदर। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बनते हैं ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से बनते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। और ओवरलैपिंग दो प्रकार की होती हैं। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जो कॉन्सेप्ट है वो दो प्रकार की होती है। ओवरलैपिंग दो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। पहला हेड टू हेड ओवरलैपिंग और दूसरा साइड वाइज ओवरलैपिंग। कौन कौन सी होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग और दूसरी साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। हेड टू हेड और साइड वाइज में क्या फर्क होता है। जब दो ऑर्बिटल्स की लोब आमने सामने टच करती हैं, इसे बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग में वन लोब हमेशा वन से टच करती है, बिकॉज दूसरी टच ही नहीं कर पाएगी अगर होगी तो। और अगर इस तरह से दो पी ऑर्बिटल आपस में हो जाएं, इन्हें बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज में एक से ज्यादा लोब टच करती हैं आपस में, मतलब या तो 2 से 2 करेंगी, या 4 से 4 करेंगी, या 6 से 6 करेंगी। मींस मोर देन वन लोब। तो जो हेड टू हेड होता है वो हमेशा वन लोब इंटरेक्शन है, वन लोब टू वन लोब इंटरेक्शन है। दिखाने के लिए कैसे बोलेंगे हेड टू हेड को, जैसे ये इससे हेड टू हेड कर रहा है पीपी, दिस इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दिस इज हेड टू हेड। और ढंग से दिखा दें, ये पी, ये पी, दिस इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। राइट और नॉट बोलो बेटा जी। ऐसी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा होते हैं सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इस प्रकार की ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, ये कौन कौन बना सकता है, तो इसमें केवल एक लोब की जरूरत पड़ती है, और एक लोब एस बी के पास भी होती है। इसका मतलब एस एस से भी बन सकता है,
sp से भी बन सकता है, pp हेड टू हेड से भी बन सकता है, pd से भी बन सकता है और dd से भी बन सकता है। किसी से भी सिग्मा बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, किसी से बना लो आप, sspp ये, या फिर हाइब्रिड से भी बन सकते हैं ये, जैसे sp3 हाइब्रिड भी सिग्मा ही बनाते हैं, या तो हाइब्रिड से भी बना लो, किसी से बना लो, सिग्मा कोई भी बना सकता है, बिकॉज सबके पास मिनिमम एक लोब होती है। लेकिन साइड वाइज ओवरलैपिंग की जो बात है, आइए मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूं। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करूंगा मैं, अगर बात करूंगा साइड वाइज ओवरलैपिंग की, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के केस में बहुत सारी संभावनाएं निकल के आएंगी। पहला, अगर p ऑर्बिटल है तो उसमें दो लोब होती है, ऐसे केस में वो 2 से 2 टच कर सकता है। अगर d ऑर्बिटल है तो उसमें 4 लोब हो सकती हैं और 4 में वो 2 भी टच कर सकता है। देखो 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, 2, या फिर 4 से 4, 4 से 4, 4 से 4, 4, देखो देखो देखो, 4 के ऊपर 4, 4 टच विद 4, 4 टच विद 4, 4 विद 4, मींस 2 लोब भी हो सकती है, 4 लोब भी हो सकती है, और 3D में दिखा नहीं सकते वरना 6 लोब इंटरेक्शन भी हो सकता है। इट मींस ये 2 लोब इंटरेक्शन भी हो सकता है पक्का, ये 4 लोब इंटरेक्शन भी हो सकता है पक्का, और ये 6 लोब इंटरेक्शन भी हो सकता है पक्का। अगर 2 लोब इंटरेक्शन हुआ तो टू लोब्स इंटरेक्शन हुआ तो ऐसे बनने वाले बॉन्डों को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड्स, इन्हें कहा जाता है पाई बॉन्ड्स। अगर 4 लोब से 4 लोब इंटरेक्शन हुआ तो ऐसे बनने वाले को बॉन्ड्स को बोलते हैं हम लोग डेल्टा बॉन्ड्स, और अगर 6 बॉन्ड से 6 बॉन्ड इंटरेक्शन हुआ तो इस तरह के बनने वाले बॉन्ड्स को बोलते हैं हम लोग फाई बॉन्ड्स। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, फाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं? पाई बॉन्ड एस तो कभी नहीं बना सकता, बिकॉज एस के पास तो 2 लोब है ही नहीं। पाई बॉन्ड वो बनाएंगे जिनके पास मिनिमम 2 लोब है। 2 लोब से 2 लोब इंटरेक्शन कैसे दिखाएंगे? ऐसे, दिस इज पाई बॉन्ड। ऐसा जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बना? कौन सा बॉन्ड बना? ये दिस इज पाई बॉन्ड। राइट बोलो बेटा जी, ये पाई बॉन्ड है, और इसीलिए क्योंकि एस के पास 2 लोब होती ही नहीं है, इसलिए एस साइड वाइज इंटरेक्शन करेगा ही नहीं। साइड वाइज इंटरेक्शन के लिए मिनिमम 2 लोब चाहिए, मिनिमम 2 लोब चाहिए, और एस ऑर्बिटल्स के पास 2 लोब होती ही नहीं है। इसका मतलब एस ऑर्बिटल साइड वाइज में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो ये किससे बनेगा? ये पीपी से बन सकता है, पीडी से बन सकता है, डीडी से बन सकता है। इस प्रकार ये किसी भी ओवरलैपिंग से बन सकता है। डेल्टा को समझने के लिए और डीप में जाना होगा। डेल्टा के लिए 4 लोब चाहिए, और 4 लोब एस में तो होती ही नहीं है, साथ में पी में भी नहीं होती। मतलब ना एस में 4 लोब होती ना पी में, दोनों में से किसी में भी 4 लोब नहीं होती। तो एस पी को छोड़ दो, केवल डीडी इंटरेक्शन से ही बनता है ये ओनली। और 6 लोब इंटरेक्शन के लिए 6 चाहिए, और ये बनता है एफ एफ ओवरलैपिंग से। किससे? एफ एफ ओवरलैपिंग। मींस हमारे पास कितने तरह के बॉन्ड आ गए? सिग्मा, पाई, डेल्टा, फाई। क्या ये आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ये तो बेसिक था, इट वाज जस्ट बेसिक।